हम बात करें कुछ और मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की जहाँ पे इससे बनी हुई ड्रग को हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस अनदर पॉइंट है आपके एनसीईआरटी का। जैसे हम कहते हैं कि अगर न्यू एनसीईआरटी आप देखते हैं तो पेज नंबर 137 के आसपास वो एलर्जिक प्रॉब्लम के बारे में लिखा है। अस्थमा वहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ, अस्थमा एलर्जिक प्रॉब्लम है, आईजी का लेवल बढ़ जाता है। उसी के ही नेक्स्ट टॉपिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यूनिटी, यानी जब आपकी बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो अपनी बॉडी की सेल्स के अगेंस्ट में ही एंटीबॉडी फॉर्मेशन करने लग जाती हैं। या ऑटो इम्यूनिटी का पूरा जानकारी दे रखा है और एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी भी हमको नहीं पता है। हम टू कोरोलरीज फॉलो करते हैं इसको लेके, और कुछ रीजन अननोन हो सकते हैं ऑटो इम्यूनिटी के और कुछ जेनेटिक बेस्ड हो सकते हैं, ऐसा करके वहाँ लिखा है। बट उसमें एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का नाम लिखा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आरए कहते हैं उसको। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपकी जो है तो उसकी भी कुछ मेडिसिन जो बनती हैं वो आपके मैग्नोलिया के एक्सट्रैक्ट से ही बनती हैं, है ना। तो वहाँ भी काम आती है, यानी ऑटो इम्यूनिटी में भी हम इनसे बनी हुई, इनके बाग से, इनके सीड से बनी हुई ड्रग का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम देखते हैं कुछ फीवर में, बुखार में, यानी कि एंटीपायरेटिक ड्रग बना सकते हैं इसका। पेन किलर, पेन रिलीफ में काम आता है। तो पेन किलर मैं एक रिलेट कर रहा हूँ जस्ट कि इन प्लांट से आपके कुछ पेन किलर बनते हैं। ऐसे ही आप जब ड्रग्स वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो वहाँ मॉर्फिन के लिए भी लिखा हुआ है कि मॉर्फिन आर सेडेटिव एंड पेन किलर, है ना। पेन किलर को हम कहते हैं एनाल्जेसिक ड्रग्स। तो मैग्नोलिया की भी बहुत सारे एक्सट्रैक्शन से हम एनाल्जेसिक ड्रग बना सकते हैं, पेन रिलीफ में काम आती है आपकी। इसके अलावा एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी होती है इनकी, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी है, इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट में यूज किया जाता है। इन्फ्लामेशन क्या पता बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन हो या और भी किसी इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हो गया है। और बच्चा कहता है अगर इन्फ्लामेशन की बात आती है तो व्हाट इज इन्फ्लामेशन, तो मैं कहता हूँ किसी पर्टिकुलर साइट पर स्वेलिंग हो जाना, पेन होना, हीटिंग सेंसेशन होना और रेडनेस होना, ये चार आपके साइन हैं इसके इन्फ्लामेशन के। और इन्फ्लामेशन जिस पार्ट पे होता है, हम जनरली बच्चों को बताता हूँ कि वहाँ पे हम आइटिस लगा देते हैं मेडिकल भाषा में, जैसे कंजंक्टिवाइटिस, हेपेटाइटिस, ये सब इन्फ्लेमेशन है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी यानी किसी पार्ट में स्वेलिंग आ रही है, पेन हो रहा है, तो उसमें भी आप मैग्नोलिया से बनी हुई ड्रग का यूज कर सकते हैं, है ना। और इन्फ्लामेशन से मुझे एक टॉपिक याद आता है, फिर मैं कनेक्ट करूंगा। जब आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक क्रॉनिक इन्फ्लामेशन लिखा हुआ है किस डिजीज को। डिजीज का नाम है फिलारियासिस या एलिफेंटियासिस, या एलिफेंटियासिस कॉज बाय वर्म, फिलेरिया वर्म नोन एज बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड बुचेरेरिया मलई। दो स्पीशीज के नाम वहाँ पे लिखे हैं। तो जो जानते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जिन्होंने पढ़ा है, वो रिलेट कर सकते हैं कि वहाँ पे क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की बात की गई है। तो इन्फ्लामेशन अगर कहीं किसी बॉडी पार्ट में हो रहा है तो हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं रोल मैग्नोलिया का है। और इसको हैबिटेट लॉस से बचाना, इसका कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे तमाम प्लांट का कंजर्वेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनसे हमें कुछ मेडिसिनल वैल्यू मिलती है। तो अब आप सोचिए, कल लास्ट मैंने जो वीडियो क्लिप बनाई थी उसमें मैंने बायो प्रोस्पेक्टिंग की बात की थी कि आप किसी लिविंग से, उसके किसी जीन से, उसके किसी सेल से, उसके किसी प्रोटीन से, उसके किसी भी मॉलिक्यूलर पार्ट से आप कोई भी इकोनॉमिक फायदे की चीज़ें बना रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। और ये बायोडाइवर्सिटी नाम के चैप्टर में ही नैरो यूटिलिटेरियन वाले पार्ट में आता है। यानी आप इकोनॉमिक तौर पे कुछ फायदा ले रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो आप अगर उनसे कुछ आपको बेनिफिट मिल रहा है पैसे के लिहाज से, इकोनॉमिक, कमर्शियली, तो भी आपका कर्तव्य है कि आप उसको कंजर्व करें। कई मैंने टॉपिक का नाम कल वाले वीडियो में बताया था, व्हाई वी कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी। तो कम से कम इसीलिए ही करते हैं कि आपको ही बेनिफिट है, तो आप उनका कंजर्वेशन करें। तो कंजर्वेशन क्यों किया जाए, उसमें पहला टॉपिक है नैरो यूटिलिटेरियन, यानी आपको कुछ उनसे फायदे की चीजें मिल रही हैं। तो उसी में तमाम स्पीशीज आती है, मेरे को ये दिखी मैग्नोलिया, इसलिए मैंने इसके बारे में बताया। एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी हो गई। इसके अलावा अगर मैं इसको किसी 11th के टॉपिक के साथ देखूं तो मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, और उस पॉइंट में ये लिखा है कि इसमें ना कभी-कभी ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, या इस ऐसी सॉइल में है जहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी नहीं है, इनको मिनरल्स और न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं, तो अर्ली ड्रॉप हो जाता है इनकी लीव्स का, अर्ली ड्रॉप। तो बच्चा अगर इस पॉइंट को रिलेट करे, तो जिन्होंने 11th पढ़ी है उन्होंने अगर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ा है, तो किस हार्मोन की वजह से अर्ली ड्रॉप ऑफ लीफ, यानी अर्ली स्टेज में लीफ ड्रॉप हो जा रही है, और जिसकी वजह से प्लांट प्रॉपर ग्रो नहीं कर पा रहा है, डेवलप नहीं कर पा रहा है, तो हार्मोन का नाम है ऑक्सिन। क्लियर है, जिन्होंने पढ़ा है वो याद रखा करें चीज को। अर्ली लीफ एंड अर्ली फ्रूट ड्रॉप ड्यू टू ऑक्सिन डेफिशिएंसी, है ना, ऐसे करके। तो कहने का मतलब यही है कि तमाम कारण हो सकते हैं इन प्लांट के
ग्रोथ ना हो पाने के, हैबिटेट लॉस भी एक मेन कारण है, इसके अलावा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो ये एक 11th के टॉपिक के साथ हो गया। एक और कभी-कभी इसके जो सीड वीड हैं या जो पार्ट हैं ये डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो डोरमेंसी में जाने के पीछे भी अनदर हार्मोन है जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। तो आप देखिए आप 11th के टॉपिक के साथ भी मैग्नोलिया को कनेक्ट कर सकते हैं या किसी भी प्लांट। तो यही मैं कहता हूँ ऑब्जर्वेशन करिए और ऑब्जर्वेशन से आपको चीज़ें के बारे में नॉलेज भी होती है और उसको अपने टॉपिक या सब्जेक्ट के साथ रिलेट किया करें कि वो कहाँ-कहाँ एनसीईआरटी में आ रहा है। इससे चीज़ें आसान होंगी, आपको रिवीजन में कम टाइम लगेगा, आप ज़्यादा समय फिज़िक्स और केमिस्ट्री में दे पाएँगे। मैं नीट वालों की बात कर रहा हूँ, है ना? तो कहने का मतलब बहुत और बोर्ड वालों की भी बात कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड का भी प्रेशर है आप लोग के ऊपर और नीट का भी रहता है जो बोर्ड के साथ देते हैं नीट का एग्ज़ाम। तो चीज़ें आसान हो जाती हैं रिलेट करने से, कोरिलेट करने से टॉपिक, ठीक है ना? एक और पॉइंट मैंने लिखा है कि जब आप क्या क्या बोलते हैं, बच्चा कहता है कि क्या सर इसका सिर्फ़ ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, तो मैंने कहा नहीं, क्लाइमेट चेंज भी एक वजह है। क्लाइमेट चेंज भी एक वजह है। हाँ, अब ये बात अलग है कि क्लाइमेट चेंज नाम का टॉपिक अब एनसीईआरटी से हट चुका है, वो एनवायरमेंटल इशू में आता था। बट क्लाइमेट चेंज भी एक टॉपिक है, लेकिन एक चीज़ है बहुत इम्पोर्टेंट जो मुझे बतानी थी कि आप जब फिर से आप जाइए इस पॉइंट पे कि बायोडायवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है, उसमें मैंने बोला हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, क्लियर है? तो जब आप एनसीईआरटी उठाएँगे, जिन्होंने अभी तक उस टॉपिक को अच्छे से नहीं देखा है, जिन्होंने पढ़ा उनको रिवीजन हो रहा होगा कि हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन में एक एग्जांपल लिखा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और दुनिया का सबसे जो मेजर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, साउथ अमेरिका में है। तो जब आप अमेज़न के रेन फॉरेस्ट की बातें हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन वाले टॉपिक में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे सोयाबीन के कल्टीवेशन की बात की गई। तो सोयाबीन का कल्टीवेशन करने के लिए वहाँ के लोग कमर्शियली सोयाबीन से ज़्यादा फ़ायदा है, करने के लिए वहाँ बहुत सालों से डिफ़ॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है। तो वहाँ ऐसे-ऐसे पेड़ खत्म होते जा रहे हैं जो बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू के हैं, ड्यू टू डिफ़ॉरेस्टेशन और डिफ़ॉरेस्टेशन किस वजह से कर रहे हैं वो सोयाबीन के कल्टीवेशन के। तो आप कमर्शियल यूज़ के लिए आप एनवायरमेंटल वैल्यू की चीज़ों को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। तो इसी में मैं कहूँगा कि मैग्नोलिया के ट्रीज़ और प्लांट को जनरली डिफ़ॉरेस्टेड किया जा रहा है, इनके पेड़ काटे जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं। किसके कल्टीवेशन के लिए? तो कार्डमम, जो कार्डमम कल्टीवेशन होता है, उसके जो फार्मर्स हैं, कार्डमम के जो आपके फार्मर्स हैं, वो कार्डमम कल्टीवेशन के लिए इन ट्री को हटा रहे हैं बहुत सारी जगह से। तो ये ट्री ये नहीं समझ रहे हैं कि कितनी ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू का है। तो बायोडायवर्सिटी कंज़र्व करें और किसी इकोनॉमिक तौर पे किसी दूसरे फ़ायदे के लिए आप किसी ट्री को इस तरीके से डिफ़ॉरेस्ट या किसी पर्टिकुलर एरिया को डिफ़ॉरेस्ट ना करें। मेरा कहने का ये सेंस है। क्लियर है?